हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी छात्रों की बच्चों अच्छी सी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। ठीक, तो बच्चों उसी पढ़ाई को और बेहतर करने के लिए हम आप लोग के लिए एक और शानदार क्लास लेकर के आए हैं। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी 2025, जो आपके बच्चों 24 फरवरी 2025 का जो यूपी बोर्ड का पेपर होने वाला है बच्चों, वहां से मैं बिल्कुल 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ बच्चों। ये दो ऐसे जीवन परिचय हैं जो बच्चों आपके काव्यांश से बच्चों हर साल ये जीवन परिचय पूछा जाता है। यानी अब की बार भी जितने मॉडल पे या कहा जाए जितने सेट आपके बनाए गए हैं, वो उन हर एक सेटों में बच्चों ये दोनों जीवन परिचय 100% आएंगे। ठीक है, तो इसी उम्मीद के से कह रहा हूँ बच्चों, आप लोग ये वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा ताकि मजा आ जाएगा बच्चों। आप लोग अच्छे से बोर्ड एग्जाम में जा करके क्या करना है, छाप देना है। और बिल्कुल मैं आपको ये भी बताऊंगा बच्चों कि आप लोग अपनी कॉपी में जीवन परिचय को कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, ये भी आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास की। और सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा बच्चों, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, अगर बात करें खंड काव्य के दो महत्वपूर्ण आ, आपके लेखकों का जीवन परिचय प्लस साहित्यिक परिचय आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं। 100% यही पेपर बच्चों आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक है नंबर एक बच्चों, मैथिली शरण गुप्त। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, अब की बार भी आएगा। एक है भैया महादेवी वर्मा जी, ये भी 100% आपके पेपर में आएगा। आप अच्छे से क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ नहीं बच्चों, पूरा 100% विश्वास है ये दोनों जीवन परिचय आपके खंड काव्य से आने वाले हैं। ठीक है, चलिए बच्चों दिखाते हैं हम कैसे इसको जीवन परिचय को लिखा जाए, ये आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं। तो अब बच्चों अगर अपनी कॉपी में, तो यहाँ पर आप नाम डालेंगे बच्चों क्या, मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय भी। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पर हेडिंग आप बनाएंगे काली पेन से, जीवन परिचय। जीवन परिचय किसका बच्चों बनाएंगे, मैथिली शरण गुप्त का जी का। तो अब लिखेंगे यहाँ बच्चों क्या लिखना है, ध्यान से देखना। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी के चिरगांव में, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म जन्म झांसी के चिरगांव में सन 1886 ईस्वी को हुआ था। तो बच्चों ये इनका अगर देखा जाए, झांसी के चिरगांव, ये भी बच्चों आप लोग को अंडरलाइन कर देना होगा। क्या कर देना होगा बच्चों, अंडरलाइन कर देना होगा। इतना आपको जरूर हाईलाइट करना होगा ताकि एग्जामिनर की निगाह वहां पर जरूर जाए, तो आप उसको समझ में भी अच्छे से आ जाए। उसके बाद ये 1886 भी, ये डेट भी उनको अच्छे से डालना होगा। ठीक है, हुआ था। इनके पिता सेठ राम शरण गुप्त जी हिंदी साहित्य के अच्छे कवि के रूप में भी जाने जाते थे, या कवि के रूप में माने जाते थे। ठीक है, इनके पिता का नाम था राम शरण गुप्त, हिंदी साहित्य के अच्छे कवि थे। इन्हें अपने पिता से ही कविता लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई थी। कहा जाए कि मैथिली शरण गुप्त जी को जो कविता लिखने की जो प्रेरणा मिली थी, वह किससे मिली थी, अपने पिता राम शरण गुप्त से ही क्या हुई थी, मिली थी। आगे देखिए, गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई थी। मैथिली शरण गुप्त जी की जो प्रारंभिक शिक्षाएं थी, वो कहाँ पर हुई थी, अपने घर पर ही रह करके इन्होंने अपनी शिक्षा को क्या किया, प्रारंभ किया था। इन्हीं कारण इसी कारण से इनके अंदर काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई थी। यही कारण है कि इनके अंदर काव्य की अभिरुचि जागृत हुई थी। सन 1964 ईस्वी में सरस्वती का यह महान उपासक परलोक सिधारे गया। कहा जाता है कि सन 1964 ईस्वी में, सन 1964 ईस्वी में सरस्वती का यह महान उपासक परलोक को सिधारे गया। बच्चों बस इतना ही लिखना है आपको, मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। तो बच्चों यहाँ से अगर आप लिख देते हैं तो पूरे पूरे आपको 5 नंबर बच्चों क्या हो जाएंगे, क्लियर है। उसके बाद फिर हम हेडिंग बनाएंगे बच्चों, क्या हेडिंग बनाएंगे, साहित्यिक परिचय। क्या हेडिंग बनाएंगे बच्चों, साहित्य के परिचय। अब साहित्यिक परिचय में बच्चों क्या लिखना है, साहित्यिक परिचय में अगर हम बात करें, लिखेंगे हेडिंग बनाएंगे, मैथिली शरण गुप्त जी ने बाल्यावस्था से, मैथिली शरण गुप्त जी में बाल्यावस्था से ही काव्यात्मक प्रवृत्ति, काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्यमान थी।
इनके अंदर कहा जाए कि जब बालावस्था के थे तभी इनके अंतर्गत अंदर काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्यमान थी। यह एक युग पुरुष के रूप में यह एक युग पुरुष के रूप में अवतरित हुए थे। यह एक युग पुरुष के रूप में क्या हुए थे? अवतरित हुए थे। इन्होंने हिंदी को अपनी प्रतिभा इन्होंने हिंदी को अपनी प्रतिभा के स्पर्श से जो संजीवनी शक्ति प्रदान की, उसी के फलस्वरूप ये लोकप्रिय कवि बन गए। ये लोकप्रिय क्या बन गए? कवि बन गए। गुप्त जी राष्ट्र प्रेमी कवि थे। गुप्त जी जो थे वो राष्ट्र क्या थे? प्रेमी कवि थे। या कहा जाए कि ये राष्ट्र के प्रति बहुत अटूट प्रेम रखते थे, इसलिए इन्हें राष्ट्र प्रेमी कवि का दर्जा प्राप्त हुआ था। इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम कूट कूट करके भरा था। इनके जो रचनाओं में जो राष्ट्र प्रेम कहा जाता है वो कूट कूट कर क्या हुआ था? भरा हुआ था। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे देखिए बच्चों, इसी तरीके से आप अपनी कॉपी में बच्चों क्या करना है? लिखना है। ठीक, आगे देखिए। आइए बच्चों देखते हैं आगे। कहा जाता है कि इसी कारण से इनको हिंदी साहित्य के विद्वानों ने राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया था। कहा जाता है कि इसी कारण से इनको हिंदी के साहित्य के विद्वानों ने, साहित्यकार के जो विद्वान लोग थे ने राष्ट्र कवि के रूप में उपाधि से इन्हें क्या किया गया था? सम्मानित भी किया गया था। इनकी पहली पुस्तक रंग में भंग थी। अगर बच्चों इनकी कहा जाता है कि जो मैथिली शरण गुप्त जी की जो पहली पुस्तक थी वो कौन थी बच्चों? रंग में भंग थी। कौन थी भैया? रंग में भंग थी। ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कि मैथिली शरण गुप्त की जो पहली पुस्तक थी उसका नाम क्या था? रंग में भंग। लेकिन इनकी पुस्तक भारत भारती ने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध किया था। लेकिन ये कहा जाता है बच्चों कि इनकी जो पुस्तक थी भारत भारती ने इन्हें कहा जाता है राष्ट्र कवि के रूप में क्या मिली थी? प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। आगे देखिए बच्चों, इन्हें द्विवेदी युग का सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि इन्हें द्विवेदी युग का सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माना भी जाता था। यह समाज सुधार पर अधिक बल भी देते थे। यह समाज सुधार पर बच्चों क्या करते थे? बहुत अधिक क्या देते थे? बल देते थे। तो बच्चों इतना आपको समझ में आ गया। ये रहा इनका साहित्य के परिचय। अब हम देखेंगे बच्चों इनकी कुछ कीर्तियां। अब हेडिंग बनाएंगे आगे, तो लिखेंगे कीर्तियां। हेडिंग क्या बनाएंगे? कीर्तियां। गुप्त जी की रचनाएं दो प्रकार की थी। जो गुप्त जी मैथिली शरण गुप्त की जी जो रचनाएं थी बच्चों वो कितने प्रकार की थी? दो प्रकार की थी। एक थी मौलिक रचनाएं। मौलिक रचनाएं में बच्चों अगर देखा जाए भारत भारती भारत भारती थी, और अगली थी जयद्रथ वध था, पंचवटी साकेत, पंचवटी साकेत, यशोधरा, नहुस आदि। याद रखना बच्चों कि आप ये भी हमने आपको बताया था हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा था? तो हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा था? नहुस। तो अब ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गया कि नहुस मौलिक रचनाएं थी और किसकी थी? मैथिली शरण गुप्त जी की। आगे अगला अगर कीर्ति थी अनुदित रचनाएं। अनुदित रचनाएं में मेघनाथ का वध, मेघनाथ का वध, ब्रजभाषा, वीरांगना, प्लासी का युद्ध आदि। तो ये इनकी क्या थी बच्चों? अनुदित रचनाएं और मौलिक रचनाएं। तो बच्चों इसी तरीके से अगर आप लोग इनको अच्छे से एक दो बार रिपीट कर लेते हैं तो आप लोग बड़े आसानी से बच्चों क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये आप मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय रहा बच्चों और साहित्यिक परिचय। अब हम आगे देखेंगे महादेवी वर्मा जी का। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं महादेवी वर्मा जी का। चलिए बच्चों देखते हैं। अब दूसरा हमारा होगा भैया महादेवी वर्मा जी का। अब देखिए यहाँ से भी आपको 3+2 बराबर 5 अंक के, मतलब ये आपका भी इम्पोर्टेंट है। अब बच्चों इसमें अगर देखा जाए तो हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये लिखा, स्मरणीय तथ्य भी आप क्या कर सकते हैं बच्चों? लिख सकते हैं। जैसे जन्म स्थान इनका जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। पिता का नाम गोविंद प्रसाद सहाय था, गोविंद प्रसाद सहाय था। माता का नाम हेमरानी वर्मा था।
और इनके पति का नाम डॉक्टर रूप नारायण वर्मा था। इनकी शिक्षा मैट्रिक से FA तथा MA की परीक्षा उत्तीर्ण किया था। मृत्यु सन 1987 ईस्वी को हुई थी। ये इनका स्मरणीय तत्व था। अब इनका हम बच्चों जीवन परिचय देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों? जीवन परिचय। तो जीवन परिचय की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये आप लोग ध्यान से देखना। देखिए भैया, तो हेडिंग बनाएंगे बच्चों क्या? जीवन परिचय। क्या लिखेंगे बच्चों? जीवन परिचय। लिखेंगे महादेवी वर्मा जी का जन्म, महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में। ये आप लोग अंडरलाइन या करना, या काली पेन से जरूर बच्चों इसको हाईलाइट करना होगा, इतना आपको ध्यान में रखना होगा। सन 1907 ईस्वी के उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में हुआ था। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद सहाय था। इनके जो पिताजी का नाम था वो गोविंद प्रसाद सहाय था। महादेवी वर्मा जी की आरंभिक शिक्षा इंदौर में हुई थी। महादेवी वर्मा जी की जो आरंभिक अर्थात कहा जाए प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो कहाँ हुई थी? इंदौर में हुई थी। सन 1916 ईस्वी में इनका विवाह, सन 1916 ईस्वी में कहा जाता है कि बच्चों जब ये 9 से 10 साल की थी तभी इनका क्या किया गया था? विवाह कर दिया गया था। और किससे? डॉक्टर रूप नारायण वर्मा के साथ से। देखिए, सन 1916 ईस्वी में इनका विवाह डॉक्टर रूप नारायण वर्मा के साथ हो गया था। मात्र ये 9 से 10 ही वर्ष में इनका विवाह हुआ था। विवाह के पश्चात ही महादेवी वर्मा ने मैट्रिक्स की परीक्षा उत्तीर्ण की। विवाह के कुछ समय बाद ही इन्होंने मैट्रिक्स की जो परीक्षा थी वो क्या की थी? उत्तीर्ण किया था। साथ ही FA तथा MA की परीक्षाएं भी उत्तीर्ण की। इसके पश्चात या कहा जाए कि इसके बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य पद को सुशोभित भी किया गया था या किया। तो कहा जाता है कि जब ये MA की परीक्षा उत्तीर्ण किया तब इनके बाद ये अपने यहाँ प्रयाग महिला विद्यापीठ में ये प्रधानाचार्य के पद को भी क्या किया? सुशोभित किया। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों। चलिए बच्चों देखते हैं। भैया आप सभी से ये भी निवेदन कर रहा हूँ कि प्लीज आप सब लोग अपनी कॉपी में बच्चों ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल सजा करके लिखना है। आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा बच्चों, एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। अगर आप थोड़ा से भी इधर उधर लिखते हैं बच्चों, एग्जामिनर को अगर नहीं समझ में आता है तो वो नंबर नहीं देता है। तो मेरे भाई आप सब से इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सब लोग अपनी कॉपी में बच्चों ऐसे ही सजा करके खूब क्या करना है? लिखना है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों। महादेवी जी को नीरजा पर 500 रुपए का शेक्सपियर पुरस्कार तथा यमा पर 1200 रुपए का मंगला प्रसाद प्राप्त हुआ। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से अलंकित किया। आप देखिए, ये बच्चों एक ऐसी लेखिका थी जिन्हें शुरुआत में ही अच्छा से अच्छा क्या हुआ था? पुरस्कार प्राप्त होना शुरू हो गया था। और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से अलंकित भी किया था। 1982 ईस्वी को 1982 ईस्वी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब देखिए, 1982 ईस्वी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इन्हें महादेवी वर्मा जी को क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। सन 1987 ईस्वी को परलोकवासी हो गई। कहा जाता है कि इन्हें मतलब कहा जाए कि 80 वर्ष की उम्र में ही ये अपने इस शरीर को क्या करती थी? छोड़ करके चली गई। अब ये रहा बच्चों इनका जीवन परिचय। अब हम देखेंगे बच्चों क्या इनका साहित्यिक परिचय। भैया आप सभी से गुजारिश कर रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग अच्छे से भैया क्या करना है? देखना है। देखिए, अब हेडिंग बनाएंगे साहित्य के योगदान। क्या बनाएंगे बच्चों? साहित्य के योगदान। तो साहित्यिक योगदान में बच्चों क्या लिखेंगे? महादेवी वर्मा जी छायावाद तथा रहस्यवाद की प्रमुख काव्यत्री हैं। महादेवी वर्मा जी छायावाद तथा रहस्यवाद की प्रमुख काव्यत्री हैं। आरंभ में वे सूर्य, तुलसी, मीरा के भक्ति पदों से प्रभावित होकर ब्रज भाषा में रचना करती थी। अब ये देखिए, कहा जाता है कि महादेवी वर्मा जी सूरदास, तुलसी और मीरा के भक्ति पदों से इतना प्रभावित हुए कि ब्रज भाषा में ही सभी क्या किया? रचना शुरू कर दी। आगे देखिए, कहा जाता है बच्चों महादेवी वर्मा जी का नाम
छायावादी काव्यधारा के कवियों की श्रेणी में एक वरिष्ठ काव्यित्री के रूप में लिया जाता है। महादेवी वर्मा जी का जो नाम है छायावादी काव्यधारा के कवियों की श्रेणी में एक वरिष्ठ काव्यित्री के रूप में बच्चों क्या होता था, लिया जाता है। इनकी रचनाएं सर्वप्रथम चाँद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अब ये देखिए कि इनकी जो रचनाएं थी बच्चों सर्वप्रथम चाँद किसमें, चाँद नामक पत्रिका में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। ठीक, आगे देखिए बच्चों, अब हम देखेंगे भैया इनकी रचनाएं। हेडिंग क्या बनाएंगे बच्चों, रचनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों आपको हम बताने वाले हैं इनकी रचनाएं क्या क्या है। ठीक है, महादेवी वर्मा जी ने गद्य और पद्य दोनों में श्रेष्ठ रचनाएं की हैं। अब इनका नंबर 1 डालेंगे, हेडिंग बनाएंगे क्या बच्चों, काव्य। क्या बनाएंगे, हेडिंग काव्य। अब काव्य में क्या लिखेंगे बच्चों, ये देखिए, निहार, नीरजा, संध्या गीत, दीप शिखा, यमा आदि, ये इनकी क्या है, काव्य कृतियां हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। हाँ, आप ये समझिए कि ये आप लोग अगर तैयार कर लेंगे तो आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको क्या होंगे, अच्छे से तैयार हो जाएंगे। निहार, नीरजा, संध्या गीत, दीप शिखा, यमा आदि है। ठीक है, ये उसके बाद अगला नंबर 2 बनाएंगे, निबंध संग्रह। क्या हेडिंग बनाएंगे बच्चों, निबंध संग्रह। तो निबंध संग्रह में क्या देखेंगे, अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, श्रृंखला की कड़ियां आदि इनके क्या है, निबंध संग्रह है। आदि इनके क्या है बच्चों, निबंध संग्रह। इतना समझ में आया। फिर उसके बाद हम अगली हेडिंग बनाएंगे बच्चों क्या, आलोचनात्मक ग्रंथ। क्या हेडिंग बनाएंगे बच्चों, आलोचनात्मक ग्रंथ। तो आलोचनात्मक ग्रंथ में क्या लिखना है, हिंदी का विवेचनात्मक गद्य, हिंदी का विवेचनात्मक गद्य। ठीक है, तो भैया इस तरीके से आपने देखा महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय और उनकी साहित्य के योगदान। तो बच्चों आप सब लोग के लिए अगर ये वीडियो बहुत ही रामबाण सिद्ध है, आप सब लोग अच्छे से बच्चों इस वीडियो को क्या कीजिए, 1 से 2 बार देख लीजिए बच्चों। और उम्मीद ही नहीं, पूरा आशा विश्वास के साथ कह रहा हूं बच्चों, यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा और आप लोग अच्छे से बच्चों क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, तो आपकी परीक्षाएं बच्चों बहुत नज़दीक हैं। यानी अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है और कोशिश करिए बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिए, लिखने का और तैयार करने का। तो बस बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, आपने अपना इतना अमूल्य समय और प्यार दिया। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, थैंक यू, धन्यवाद।